ही अब, तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जानना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना लेगा ये जमाना, तेरा नाम लेगा ये जमाना। नमस्कार। आज मैं सूरत में एक साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का कार्यक्रम यहाँ के वनबंधु परिषद के मेरे साथियों के द्वारा आयोजित किया गया है। आपने भी घर बैठे जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपने सुना होगा कि देश में अभी 55-56 हज़ार एकल विद्यालय चल रहे हैं आदिवासी एरियाज़ में। ये सारा परिवार जो यहाँ बैठा है वो सब उनसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से। मुझे उम्मीद है आप भी जुड़े होंगे, अगर नहीं जुड़े तो जुड़िए। और आज के डीएससी शो की आज हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। तो आज का विषय जो आपने दिया, मेरे ख्याल यहाँ के युवाओं से सलाह करके दिया कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए फोरसाइटेड पर्सन। दूरदर्शी या जो चीज़ आगे आने वाली है उसको पहले से कैसे पहचाने, पहले से कैसे उसको समझ के वो आने से पहले उसकी तैयारी करें। तो आइए देखते हैं ज़रा एक इंट्रोडक्टरी पैकेज क्या हमारी टीम ने इसके बारे में बताया। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी बुनियाद पर निर्भर करती है। जाने माने लेखक पीटर ड्रकर ने कहा है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी किसी भी क्षेत्र में सफल होने की पहली सीढ़ी होती है भविष्य का सही अनुमान लगाना। कंपटीशन के इस दौर में हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपना गोल सेट करे और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दे। इससे हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जो बहुत कई लोग स्पेशलाइज करते हैं फ्यूचर की बात को प्रिडिक्ट करने में, उनको फ्यूचरिस्ट बोलते हैं। उन्होंने ये प्रिडिक्शन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ इससे 3 वर्ष पहले की, और उन्होंने ये कहा कि पूरे विश्व में 2020 तक 2 बिलियन यानी 200 करोड़ जॉब्स जो आज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 2 बिलियन जॉब ख़त्म हो जाना, जबकि भारत जैसा देश जो 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इसका मतलब हमारा भी हिस्सा कम से कम 125 मिलियन जॉब्स हम खो बैठेंगे। कारण क्या? आज कॉल सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे काम होता है, युवाओं की नौकरी मिल लगती है। करोड़ों लोग आज कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। वो सब युवा कंप्यूटर से बदल जाएंगे। कंप्यूटर उसकी जगह जवाब देगा। आप किसी को कॉल सेंटर में कॉल करें, कुछ भी सवाल पूछेंगे, वो कंप्यूटर जवाब देगा, आदमी नहीं रहेगा। ड्रोन्स हैं, वो अपना सर्वेलेंस का काम करना शुरू करेंगे। बहुत तरह की जॉब्स ऐसी हैं जो आज हो रही हैं वो नहीं रहेंगी। अब इस बात को सोचे समझे बिना अगर समाज रहे, देश रहे, तो कठिनाई की बात है। तो ये भी एक हिस्सा है कि आगे सोच के उसकी बात करना। फार साइटेडनेस का मतलब क्या? एक तो सीधा हमको दिखता है कि दूर की बात सोचना, दूरदर्शी,
उसका ट्रांसलेशन है। लेकिन आपके मन में क्या आता है? किसी के मन में इसकी परिभाषा इसके अलावा भी कुछ आती है क्या? Sir, foresightedness, what I understand is to peep into the future. To peep into the future. Very good, Professor. वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से भविष्य में क्या होने वाला है उसको बहुत पहले ही सोच विचार के समझ लेना, यही फोरसाइटनेस है। फ्यूचर सबसे अच्छा अगर कहीं देखा था तो हेलन केलर ने देखा था, जिसको दिखाई नहीं देता था फिर भी सब दिखाई दिया। बहुत अच्छा। Yeah, that was an example of very, very far-sightedness. Sir, as for me, far-sighted means to look into future and exist our present according to the future. चलिए, और भी बहुत प्रश्न जैसे जैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी और प्रश्न आएंगे। लेकिन कई बार कॉन्ट्राडिक्शन भी हमारे मनुष्यों में है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? एक अगर आप थ्योरी पढ़ें तो एक थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट चेंज। हम जो एप्स जैसे शुरू में मनुष्य की उत्पत्ति हुई वैसे ही हमारी नेचर आज भी है। उसी प्रकार से हमें हमारे अंदर जो चीज़ें उस समय की थी, काम, वासना, क्रोध, लोभ, माया, वो सब जहाँ जब वो मनुष्य क्रिएट किया गया था जब थी, वो भी आज की भी वैसी हैं। और बहुत बार हम वैसा बिहेव करते हैं। ये चीज़ हम भी जानते हैं और हमने पढ़ा भी है सबने। आप मानेंगे इस बात को? तो फिर कैसे आप फोरसाइटेड हो जाएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन है कंप्लीट। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि ये हमारी नेचर है जो हम नहीं बदले हैं, या समझिए। लेकिन सोच हमारी चेंज होती रहती है, सोच बदलती आ सकती है। कोई सब्जेक्ट्स को लेके चेंज होती है, विषयों को लेकर चेंज होती है। तो फोरसाइटेडनेस इज नॉट योर ओन नेचर। आपकी वो डीएनए नहीं है। कईयों का वैसे जो बात कह सकते हैं हम डीएनए में नहीं है। डीएनए तो हमारा जल्दी से चेंज नहीं होता है, जो है सो है। लेकिन किसी विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आगे, मेरे परिवार का भविष्य क्या हो उसको लेकर के, अपने आगे वाली संतान को लेकर के, या सामाजिक कार्य को लेकर के, उसके बारे में आप आगे सोच सकते हैं। एक जैसे फोरसाइटेडनेस की बात अगर करें तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर आज ये देश बड़ा शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर इतनी बड़ी आबादी इस देश की, अगर 50% आबादी गरीबी की रेखा के आसपास रहेगी या कमज़ोर पीछे रहेगी, तो वो लोग आके क्या करेंगे? आपके घरों में घुस जाएंगे, आपको बाहर करेंगे। इसलिए अच्छा है पहले से आप कुछ ना कुछ उनकी सेवा कार्य करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको उठाओ। दिस ऑल्सो फोरसाइटेडनेस। जिस आदमी ने इस एकल मूवमेंट को सोचा 30 साल पहले, हो सकता है उन्होंने केवल सामाजिक काम करने के लिए सोचा हो, लेकिन अगर आज हम सोचें उस पिछली बात को तो लगता है कि उसने बड़ा अच्छा सोचा। लेकिन अब आगे विषय आता है कि हाउ टू बी फोरसाइटेड, क्योंकि ये भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो कि कोई भी पाठ्यक्रम में आप सीख जाएं और पाठ्यक्रम में पढ़ के आप फोरसाइटेडनेस की आदत आपकी बन जाए। एक्चुअली इसको कहा कि दिस इज एन आर्ट विच यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू स्लोली बिल्ड। और वो कहाँ से शुरू होता है? एक्चुअली तो मैं समझूंगा कि बचपन से शुरू होता है। जब बच्चा कुछ 7, 8, 10, 12 वर्ष का होता है या लड़की होती है, वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को देखते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हुए दिन भर देखते हैं। किसी न किसी को कहा, बुरा सुना, कहा हो गया, कहा सुनी हो गई। अपने बाप दादा को हमने बचपन से देखा है कि वो किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करते थे, किस प्रकार से स्थितियों को हैंडल करते थे। एंटिसिपेटिंग चेंज इज इन एनी केस ए प्रैक्टिस फॉर सक्सेस ऑल्सो।
बिजनेस की स्थितियों में चेंजेस आएंगे, लोगों की थिंकिंग में चेंज आए ना आए या लोग बदलें ना बदलें, लेकिन बिजनेस की परिस्थितियों में चेंजेस आएंगे। उसको पहले से एंटिसिपेट करना, और एंटिसिपेट करना कैसे एंटिसिपेट करेंगे? यदि आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। मैंने आजकल खासकर युवाओं को देखा है, वो क्वेश्चन करना बंद कर दिया उन्होंने। चलो सुभाष जी ने कहा है तो इसलिए मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करना। वो एक गलत चीज़ है। जैसे अगर क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे तो आप अपना फ्यूचर में चेंज एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज़ और भी कारण हो सकता है जिससे आप फोरसाइटेडनेस करें, आसपास समस्याओं को देखना शुरू करें। कहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग किस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ क्या मैं? उसका कोई सोल्यूशन सोच सकता हूँ क्या? उस सोल्यूशन को सोच के कोई प्रोडक्ट उनको दे सकता हूँ क्या, जो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों की समस्या भी हल होगी। आज के युग में खासकर ऐप्स का ज़माना है। बहुत सी ऐप्स कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आती हैं, महीना 2 महीना चलती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और आप देखेंगे जितने भी अगर 100 ऐप सक्सेसफुल हुई हैं, उनको देखें, चाहे वो ऊबर हो, चाहे ई कॉमर्स की चीज़ें हों, चाहे कोई भी हो, उनकी अगर एनालाइज करेंगे तो हर एक चीज़ ने कोई ना कोई समस्या का हल ढूंढा है। पब्लिक की, कंज्यूमर की समस्या को हल ढूंढ के उसका सोल्यूशन दिया है, तभी वो कामयाब हुए हैं। सो लुक एट प्रॉब्लम्स अराउंड यू और स्पॉट प्रॉब्लम्स अराउंड यू, देन यू विल सर्टेनली बी एबल टू थिंक फॉर फ्यूचर इन योर बिजनेस टर्म्स। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे वापस। हनुमान जी एकदम उड़ कर के वहाँ पर्वत पे पहुँचे। आज ये बात होने लगी है कि पीपल विल बी, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग विल बी एबल टू फ्लाई। अब वो 10 साल में होता है कि 15 साल में होता है कि 20 में या 50 वर्ष में, वो अलग बात है, लेकिन आज कोई डिनाई नहीं करता है इस बात से। It is said that we have a sixth sense, and universe has given a special virtue to every human being to predict. It's also said that coming events cast their shadows before. So if we practice, if we anticipate, and if we see, then definitely this can be done. Any events at least give one indications to everybody. Only thing is that how we can catch it. That's the main catch. Thank you. Yeah. ये बहुत सही कहा आपने, लेकिन बहुत बार वो जैसे पुराने कहावत है ना, शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे, एक गरीब को देखा, पार्वती जी को दया आई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की वे नहीं, इसकी मदद तो ज़रूर करना है। तो उन्होंने कहा भाई ये मदद नहीं लेना चाहता या इसकी किस्मत में मदद लिखना नहीं है, तो मैं क्या करूं? नहीं ज़िद किया तो कुछ वेल्थ उन्होंने आगे उसके डाल दी, और तब वो आदमी चलते चलते कहता है आज बहुत दिनों से आंख बंद करके चलने की सोचा नहीं, वो कभी देखा नहीं, ऐसे आंख बंद करके आगे निकल गया, वो पैसा रह गया वहीं। ये अक्सर हम इंसानों के साथ होता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके दरवाजे तक आती है, आप देखते हैं, देख के फिर अनदेखा कर देते हैं, पहचानने में गलती करते हैं। जब तक कि दूसरा कोई उस चीज़ को उठा लेता है और उसको कामयाब करता है तो फिर सोचते हैं अरे यार ये तो पहले भी मेरे मन में आई थी, 4 साल पहले आई मेरे मन में, इसने तो आज किया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ये जो पानी पैकिंग 1 लीटर की जो पानी की बोतल पैकिंग हो के आ रही है, ये मैंने जो आने से पहले बहुत सोचा था कि इस टाइप की अपने बोतल निकालनी चाहिए, लेकिन कईयों से जब राय की सबने बोला नहीं चलेगी। फिर हमने भी थोड़ा मन
गिरा दिया कि नहीं चल सकती है, लेकिन आने के बाद और आज देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये चीज़। आज पानी ज़्यादातर घरों में पिए जाता बोतलों से। लेकिन एक चीज़ और भी है, बहुत बार मेरे को कई लोगों ने कहा कि फोर साइटेडनेस इसका भी तो एक कह सकते हैं उसको कि जो प्रोडक्ट आप जो बिज़नेस कर रहे हों, आज सब यहाँ कामयाब लोग बैठे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उस प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाना, बड़े एफिशिएंट तरीके से बनाना और सिस्टम प्रोसेसेस इतने एफिशिएंट बना देना, प्रोडक्टिविटी के सिस्टम ऐसे इम्प्रूव कर देना, ये भी तो फोर साइटेडनेस है। नहीं तो अगर आप एक ढर्रे पे चल रहे हैं, उसी ढर्रे पे चलने लगेंगे तो शायद आपसे पीछे कोई आके निकल जाएगा, उसके बाद आप लकीर पीटते रहेंगे। Basically, my team is working for the Mars mission, and we have a dream to take Indian flag on Mars by 2025, and we are working on rocket technology. So you have a Yes. You have a dream to take the Indian flag on the Mars. Yes. Very good. And we are the only startup from the country who are working for such missions, private startup. And I just want to say a few lines that I remember at this moment. That whenever we see Facebook, we remember Mark Zuckerberg. Whenever we see Apple, we remember Steve Jobs. Whenever we see Microsoft, we remember Bill Gates. So every youth should ask themselves a question that what they will be remembered for. And this is the $1 million question that I ask myself. Thank you. लेकिन ठीक है, आपका एक ये फार साइटेडनेस है, पर मैं कहूँगा कि जो चीज़ हमने बचपन से हम देखते आए, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं आज, चाहे रामायण महाभारत, अब तो पिछले 10 वर्षों से साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं थी, ये मिथ नहीं था, ये ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं देश में, इस बात के प्रमाण मिले हैं। तो फिर भी उनमें उड़न खटोले का नाम आया। तो आज के दिन ऑलरेडी हम बात करने लगे हैं कि कार्स विल बी फ्लाइंग। हनुमान जी एकदम उड़ कर के वहाँ पर्वत पे पहुँचे। आज ये बात होने लगी है कि ह्यूमन बीइंग विल बी एबल टू फ्लाई। अब वो 10 साल में होता है कि 15 साल में होता है कि 20 में या 50 वर्ष में, वो अलग बात है, लेकिन आज कोई डिनाई नहीं करता है इस बात से। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ अपने दिमाग में अगर ड्रीम करें, सोचें, तो देयर नथिंग इम्पॉसिबल। और ख़ास करके ये स्वामी विवेकानंद ने खास करके कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी दिमाग में जो भी कल्पना वो कर सके वो उसको पा सकता है। इन्फिनिट पावर आप लोगों के अंदर है। ये बात अलग है कि हम उसको लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, शुरू से ही, बचपन से ही लिमिटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टेड, खासकर भारतीय लोग बड़ी प्रोटेक्टेड सोसाइटी हैं। बचपन से घुटने के बल जब बच्चा चलने लगता है तो माँ कहती है, अच्छा अरे बेटा पानी के पास मत जाना, खिड़की के पास मत जाना, हाँ, चौके चूल्हे में अगर बच्चा खेल रहा हो तो अरे आग के दूर रखो। तो जब तक वो बच्चा 8-10 साल का होता है तो सारी रिस्क टेकिंग पावर ख़त्म हो जाती। फार साइटेडनेस कहाँ से आएगी? तो ड्रीम बिग, लेकिन उसको ड्रीम को लेकर के कुछ ना करना उसके ऊपर, वो फार साइटेडनेस नहीं होगी, वो तो फिर शेख चिल्ली की बात हो जाएगी। इनोवेशन क्या फार साइटेडनेस है? जिन लोगों ने इनोवेट किया इस संसार में, जिन लोगों ने नई चीज़ें की, was that part of reason was a foresightedness? Yes?
अच्छा, आप बताइए नो क्यों और यस क्यों? Innovation is a part of foresightedness. If you can predict future, you know what will be needed and you will innovate likewise. हमें पता है 30-40 साल में fossil fuels खत्म होने वाले हैं. That's the reason all the major companies are moving towards electric cars. Because without fuels, what will we do? That is the reason we are moving as a country towards renewable sources. Because we know that that's going to get over. And if we cannot predict that future, our innovations of present is not going to help us at that point of time. मेरा ये कहना है कि इनोवेशन जब भी कोई करता है, बहुत बार इट्स ए सडन आउटकम ऑफ फाइंडिंग सम अदर प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करते करते आपको कुछ ध्यान आ जाता है कि नहीं, अरे इसमें से तो ये भी निकल सकता है या ये भी हो सकता है. एंड इनोवेशन कैन ऑल्सो बी planned and designed. So both yes and no are correct answers. चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे वापस. बने रहिए मेरे साथ. किस्मत से आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए और वो कहे कि नहीं पायल, अब तुम ये काम छोड़ो, अपना बिजनेस करो, बिजनेस में मेरे साथ लगो, ये इसको काम को करना जब 50 वर्ष से ऊपर की हो जाओगी, तब क्या करोगी? शादी नहीं करूँगी. आज इनोवेशन की बात पे हमने की. जैसे इनोवेशन हमारे अग्रवाल जी ने 30 साल पहले एकल की, उसी प्रकार से आज हमारे बीच में हैं पायल बंसल, जिन्होंने अपने MBA करने के बाद एक स्कूल चलाती हैं गरीब बच्चों के लिए. शाम के समय में स्लम्स के एरियाज़ में उनको जो शिक्षा देती हैं वो स्कूल में जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है उससे अलग हटके कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं. और उनको जब पेरेंट्स, उनके स्लम एरिया के बच्चे अगर पेरेंट्स नहीं भेजते हैं तो भी उनको जाके परस्यू करती हैं कि नहीं बच्चों को भेजिए. और आज वो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनकी कंपनी में. तो स्वागत करिए तालियों के साथ पायल बंसल का. जो हमारे दर्शक घर बैठे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आपके बारे में थोड़ा कुछ बताएं. कोशिश करने से ही मुश्किल का हल निकलता है. समाज में बदलाव लाने के लिए समस्याओं की जड़ को समझना जरूरी है. पायल बंसल इसी दिशा में काम कर रही हैं. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इंग्लिश और एटिकेट्स की शिक्षा मुहैया कराकर आपने एक अनोखी मिसाल पेश की है. जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं वो बच्चों को फिर वहाँ वाले एरिया से अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं. और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास में 100 से भी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जिनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं. हम उनको मॉरल्स, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक सारी नॉलेज है, कैसे लोगों का रिस्पेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, हम वो सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं. सूरत के उधना इलाके की इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. इन मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए पायल बंसल अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन्हें ट्रेनिंग देती हैं. आपकी इस मुहिम का ही असर है कि आज करीब 150 बच्चे आपकी दी ट्रेनिंग से अपनी जिंदगी संवार रहे हैं. समाज और देश को बदलने का आपका ये नजरिया दूसरे लोगों से जुदा है. यही वजह है कि ये बच्चे आपको अपना आदर्श मानते हैं. थैंक यू सो मच. कब शुरू किया आपने ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था करीबन 1 साल पहले. और जब स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि इतना कुछ अच्छा हम कर पाएंगे अभी. वैसे तो आई एम अ जॉइंट सेक्रेटरी इन युवा शाखा, तो हम लोग सोशल वर्क में ऑलरेडी इन्वॉल्व है 7 to 8 ईयर्स से. उसी में सोशल वर्क करते करते मुझे एक चीज़ हर रोज़ लगती है ऐसे कि
पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ गुड, ऑफ कोर्स वी नीड मनी फॉर लिविंग, बट जो ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन है रात को जब आप थक के सोते हो और आप उन लोगों के लिए काम करते हो जहाँ से आपको उनकी हैप्पीनेस दिख रही है, तब आपको सोने का मज़ा कुछ और ही आता है। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लेने का मज़ा है, हाँ, जो पाने का मज़ा है, उससे ज़्यादा मज़ा देने में है। यस यस सर, डेफिनेटली। ये बात। पायल, आप किस्मत पर कितना यकीन करती हैं? किस्मत को कितना मानती हैं? किस्मत, एक्चुअली मैं किस्मत से ज़्यादा हार्ड वर्क पे मानती हूँ, बिकॉज किस्मत से जो भी चीज़ें होती है, किस्मत है तभी आज मेरे पास इतने अच्छे मेरे माँ बाप है सोशल वर्क करने के लिए। एक बहुत भगवान ना करे हाँ कि किस्मत से आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए और वो कहे कि नहीं पायल, अब तुम ये काम छोड़ो, अपना बिजनेस करो, बिजनेस में मेरे साथ लगो, ये इसको काम को करना जब 50 वर्ष से ऊपर की हो जाओगी, तब क्या करोगी? शादी नहीं करूँगी। वाह, तो आप इसको नहीं छोड़ेंगी, शादी नहीं करेंगी। वेरी गुड। मेरे दर्शक घर बैठे हुए देख रहे हैं, उस कैमरा में देख के उनको कहिए, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट सब करते हैं। आज का जो यूथ है, यूथ में एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि हम जो भी काम करते हैं वो हम 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं। अगर कितना भी मुश्किल काम हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पर हमें ये रहता है कि हमारा काम अच्छे से पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ फिनिश होना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ सभी सोशल डेवलपमेंट में भी इक्वली फोकस करें। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल। Yes, just one more thing. It's all about teamwork. Teamwork के बिना कभी कुछ नहीं होता. And if you give permission, I would like to call one person on stage जो आपको हमारा जो पूरा फाउंडेशन है, कैसे स्टार्टअप हुआ। आस्था मैम, प्लीज कम। वेलकम आस्था। गुड आफ्टरनून ऑल, मैं आस्था कानोडिया। गुड आफ्टरनून सर टू यू टू। ये फाउंडेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने स्टार्ट किया था BRTS से, जहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है उधना मगदला रोड पे। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो यूं ही बस घूमते रहते थे। तो हमारे जो मेन मेंटर है गीता श्रॉफ, उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना उन बच्चों को कुछ भी हम सिखाए। तो क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, वो लोग गाँव से आए थे, तो हमने BRTS पे जो बस स्टैंड होते हैं वहाँ पर हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था। बेसिक ग्रूमिंग से स्टार्ट किया था कि हाउ यू आर सपोज टू बी क्लीन, हाउ यू आर सपोज टू टॉक, कैसे बात करनी चाहिए, अपना नाम लिखना, अपना घर का नाम, आप कहाँ से आए हो, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो शायद हमें हमारी फैमिली या हमारे स्कूल से सिखाई जाती है, वो सब चीज़ें हमने उनको सिखाई, क्योंकि शायद उनको सिखाने के लिए उनकी फैमिली बिजी रहती थी बाकी सब काम करने के लिए। तो वहाँ से हमने जब ये स्टार्ट किया, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको और बढ़ाएं, क्योंकि सूरत में बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं अभी भी। फिर हमने पूरे सूरत का सर्वे लिया, डिफरेंट एरियाज़, अल्थान, उधना, पांडेसरा, अडाजन, सिटीलाइट, वेसू, ये सब एरिया में हमने जाकर सर्वे लिया कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और जो स्कूल जाना चाहते हैं। और हमारे पास इतने सारे नंबर्स ऑफ बच्चे आ गए जो स्कूल एक्चुअली में जाना चाहते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया उधना एरिया से। तो ये भी फर्स्ट देखिए, इनिशिएशन। मैं ये कहूँगा आपको कि ये भी एक किस्म से एक प्रकार की फार साइटेडनेस है कि जो इन्होंने एक जगह देखा कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसको देखा, उस समस्या को समझा और उससे आगे बढ़ते चले गए। जो आपने फार साइटेडनेस के लिए कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे दिमाग में हर रोज़ आइडियाज़ आते हैं, वी जस्ट नीड टू टेक एन एक्शन। हम वो आइडियाज़ को सोचकर बस रुक जाते हैं कि नहीं ठीक है, कोई और कर लेगा, ये यहाँ पर ऐसा है यार, इसका क्या करेंगे, पर बस उस पर एक्शन लीजिए, वो सब काम ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्ट एंड नॉट ओनली थिंक, दैट इज द मैसेज। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो ये देखिए कैसे इन बच्चियों ने, इन लड़कियों ने समस्या को समझा, पहचाना और उसका हल ढूंढ निकाला।
क्या देखा आपने, क्या समस्या देखी? मैंने कचरा देखा। हाँ। जब कचरा देखते हैं तो लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए एक एक्साइटमेंट होता है। हाँ। सो मैं जब भी कचरा देखता हूँ तो मैं उसमें वैल्यू देखता हूँ, मुझे सीधा पैसा दिखता है। वेलकम बैक। अब मैं आपको एक ऐसे दूसरे मोटिवेटर से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी एक और दूसरी तरह की समस्या को पहचाना और उस समस्या को पहचान करके उसका हल निकाल लिया और वो आगे उसको बिजनेस के रूप में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं बुलाना चाह रहा हूं संदीप जी पटेल। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए संदीप पटेल जी। संदीप जी जरा बताइए आप विस्तार से क्या करते हैं, कैसे रिसाइकलिंग का क्या करते हैं, बताइए। मैंने जब शुरुआत की सर, जब 2000 क्या देखा आपने, क्या समस्या देखी? मैंने कचरा देखा। हाँ। जब कचरा देखते हैं तो लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए एक एक्साइटमेंट होता है। हाँ। सो मैं जब भी कचरा देखता हूँ तो मैं उसमें वैल्यू देखता हूँ, मुझे सीधा पैसा दिखता है। सो मेरा प्रॉब्लम वहाँ से उसमें पैसा दिखता है, पैसा कचरे में। पैसा बहुत अच्छा। हाँ। सो मेरा प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो मैं कहीं पे भी कचरे का ढगला देखता हूँ, मुझे तुरंत ही उसमें कैलकुलेशन हो जाता है कि कितना अमाउंट का है। हाँ। सो उस लेवल तक का बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए जी। सो हमने एक वैल्यू चेन खड़ा किया है जिसके अंदर हम वेस्ट कलेक्ट भी करते हैं, उसको सेग्रीगेट भी करते हैं एंड उसको रिसाइकलर्स के साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो एसेंशियली अपने यहाँ पे जो स्वच्छ भारत का जो बिगेस्ट चैलेंज ये है कि कचरा सेग्रीगेट नहीं होता है। अगर कोई करता है तो वो बोलेगा कि लेने वाला है नहीं और उसका पूरा रिसाइकलिंग नहीं होता है। सो एज एन एंटरप्राइज हमने जब 2011 के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी चालू किया, सो तब से आज तक नॉट ओनली हम लोगों ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, इंक्लूजन भी किया सोशल एंटरप्राइज के बिहेव से, प्लस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया। सो आई एम ए फर्म बिलीवर कि 5 चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ। वन इज़ इंटेंशन, एक आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कुछ करने के लिए। उसके बाद इनोवेशन होना चाहिए, जो आपका एक क्वेश्चन था कि इनोवेशन इज़ एन कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो इनोवेशन करना पड़ता है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद we started creating what we call inclusion of every stakeholder, चाहे waste generator हो, municipal corporation हो, even the people working in the sector। तो कितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं आज के दिन? So अहमदाबाद के अंदर अलोन राइट नाउ हम 250 के ऊपर लोग एम्प्लॉय करते हैं जो डायरेक्ट हमारे पेरोल पे हैं एंड वी इम्पैक्ट ऑलमोस्ट लाइक 5000 पीपल एट इनडायरेक्ट लेवल। और अहमदाबाद के अलावा भी कहीं कर रहे हैं? सो अभी वी आर ऑलरेडी सर्वे कर लिया हमने बड़ौदा, सूरत और इन सब जगह का। सो वी इंटेंड टू एक्सपांड। जो बाकी बच जाता है जो रिसाइकलेबल नहीं है उसको क्या करते हैं? सर वी आर ए जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कंपनी एक्चुअली। हम लोग फोकस करते हैं कंपोस्टिंग के ऊपर और ड्राई वेस्ट का रिसाइकलिंग में। जो 7 to 10% जो रहता है वो हम अभी सीमेंट कंपनीज को एज ए फ्यूल भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये कोई आपकी कोई आप समझते हैं कि यू हैड ए फार साइट अबाउट इट और इट जस्ट अकर्ड टू यू? सर मैंने जब चालू किया है तो मैं हमेशा एक निश सेगमेंट ढूंढता हूँ जहाँ पे लोग नॉर्मली नहीं जाएंगे। इसके अलावा और क्या बिजनेस करते हैं? मैं पास्ट में बहुत कुछ किया है सर। मैं इंडिया वापस आया 2003 के अंदर। हाँ। तो फर्स्ट मैंने ट्रैवल एजेंसी किया, उसके बाद मैंने आईटी कंपनी किया ऐसे आउटसोर्सिंग का, जिसमें 750 पीपल को हमने एम्प्लॉय किया और वो सब बहुत इम्पैक्ट किया। उसके बाद मैंने केमिकल का ट्रेडिंग का भी किया और मैन्युफैक्चरिंग भी किया, एक्टिवेटेड कार्बन का। सो कोयले के धंधे में लोग जाते नहीं है। सो उस सबसे एक आइडिया है कि एक निश क्रिएट करो जिससे कंपटीशन भी कम होता है एंड प्लस यू क्रिएट योर यूएसपी। और हमने हर स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। एसेंशियली एवरी टाइम ए न्यू प्रॉब्लम कम्स उसको सॉल्व करते जाओ और वही जर्नी रहा है हमारा 2011 से लेकर अभी तक। संदीप जी, अभी आप जो मेरे दर्शक बैठे हुए घर पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इज कॉन्स्टेंटली कीप फेसिंग द चैलेंजेस, डोंट लूज होप बिकॉज एवरी डे इज ए न्यू डे एंड प्रॉब्लम तो आते रहेंगे बिकॉज प्रॉब्लम नहीं होगा तो एवरी डे विल बी द सेम। सो कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेट। सो इफ यू कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू विल डेफिनेटली इनोवेट। राइट, वेरी गुड। चलिए संदीप, आप इस शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। थैंक यू। तो आज का कंक्लूजन क्या, कुछ हमें सीखने को मिला कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन योर सेल्फ, थिंक, ट्राई टू सी द फ्यूचर
whatever thoughts come into your mind, put these thoughts into actions and you will get the results. Very good. जी, हाँ जी. Only action will give you the results. Without action, you can't do anything. जी. आज के शो से काफ़ी चीज़ जो रिकलेक्ट हुई, थिंक बिग, थिंक अहेड एंड आइडियाज़ आर नोबडीज मोनोपोली. और जो भी चीज़ है, प्रिवेंटिंग एंटिसिपेशंस एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, एंड यू हैव टू क्रिएट थॉट्स एंड आफ्टर क्रिएशन डू एक्शंस एज फास्टर एज पॉसिबल. बिल्कुल. प्रॉब्लम इज यूजुअली अ वेरी नेगेटिव वर्ड. आपने इसको भी पॉजिटिव बना दिया है. आपने कहा कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में ही आपको फोरसाइटेडनेस मिलेगी. तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, चेंजिंग नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी. थैंक यू. वेरी गुड. चेंज इज इनएविटेबल, और टेक्नोलॉजी के कारण चेंज बहुत फास्ट हो रहा है, हर क्षेत्र में फास्ट हो रहा है. यदि हम फारसाइटेडनेस रखेंगे तो हम इस चेंज के साथ अच्छा कोप अप कर पाएंगे. ये मैं समझता हूँ कि आज का धन्यवाद. धन्यवाद. तो मैं आज ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि दो चेंज इज कांस्टेंट, बट ह्यूमन बीइंग्स डोंट चेंज इजीली. वी डोंट वांट टू चेंज. एट द सेम टाइम look into problems and you will find opportunities in them. तीसरा, start asking questions that will take you towards being a far-sighted person. These are few of the learnings I think we had today. With this, you had been a wonderful audience, and thank you very much, and see you next week. Thank you. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com. या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.